तो हम लोग अब एक नया टॉपिक चालू करेंगे। अब तक हम लोगों ने 6-7 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिया है और एक नया टॉपिक चालू करेंगे और इस टॉपिक का नाम होगा तत्व एवं यौगिक। तत्व एवं यौगिक हम लोगों ने कर लिया था अब तक, लेकिन इसमें हम लोग जो एक एक किसी मतलब विशेष तत्व को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तत्व है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे किसी विशेष तत्व को हम लोग लेंगे और उसको हम लोग डिटेल करेंगे। और यौगिक में भी जैसे जल हो गया, कैल्शियम के भी जितने यौगिक बनते हैं, तो उस सब को हम लोग एक एक को उठाएंगे और डिटेल करेंगे। अब तक हम लोगों ने देख लिया था। सबसे पहले देख लेते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व हम लोगों ने बताया था, सबसे जो छोटा किसी भी वस्तु का या पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है तत्व। और यौगिक भी हमने बताया था, तत्व दो या दो से अधिक तत्व मिलकर अगर वो शुद्ध रूप में मिले हों तो यो यौगिक होता है। और इसका सबसे बड़ी विशेषता ये थी, जो नया तत्व बनता है, दो तत्वों के मिलने से जो नया यौगिक बनता है, उसकी जो विशेषता होती है वो पुराने तत्वों से अलग होती है। और हमने मिश्रण को भी बताया था, 3 हमने बताया था कि अगर हम लोग पदार्थ को अगर रासायनिक आधार पर बांटे तो 3 होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो मिश्रण हमने बताया था कि मिश्रण में जो तत्व यौगिक से मिलकर बना रहता है, उसका गुण उसमें रहता है, लेकिन यौगिक में उसका गुण नहीं रहता है। तो इसलिए मिश्रण हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्योंकि उसका गुण रहता है तो फिर उसका कुछ समझने का कोई मतलब नहीं है। चलिए तत्व देखते हैं और तत्व में किसी विशेष तत्व को देखते हैं, एक एक तत्व को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला तत्व जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे पहला जो तत्व है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग समझते हैं, थोड़ा डिटेल करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। अब तक हम लोगों ने हाइड्रोजन को बस देखा था। हम लोगों ने हाइड्रोजन को एक जगह और देखा था, जब हम लोगों ने देखा था कि इसके 3 समस्थानिक होते हैं। तो आज इसी समस्थानिक को भी आज समझते हैं। तो हाइड्रोजन को देखिए, अगर बात करें ब्रह्मांड में सर्वाधिक यही है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन मिल के ही, अगर आप लोग देखेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल के हीलियम का निर्माण करते हैं। और इसी से प्रकाश में जो भी ऊर्जा है या जो भी प्रकाश चमकते रहता है, वो इसी के कारण चमकता है। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स होकर और एक नया एटम हीलियम बनाते हैं। तो इसीलिए सबसे, अगर ब्रह्मांड में बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही है। इसको हम लोगों ने बताया था। देखिए, अगर हम लोग इसका पीरियोडिक टेबल पे देखें तो ये इस ब्लॉक में आता था और इस ब्लॉक में पहला में आता था। तो मैंने बताया था कि जो पहला होता है वो सभी क्षारीय धातु होते हैं। तो ये क्षारीय धातु होता है, क्षारीय धातु, और कुछ इसमें हैलोजन के भी गुण आते हैं। तो क्षारीय धातु के गुण हैं इसमें, और ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक है। बात करें इसकी, तो अगर हम लोग देखें इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो होता है 1s1। ठीक है, और इसमें अगर आगे देखें तो अगर हम हाइड्रोजन गैस को लिखें तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो 2 इसमें हाइड्रोजन के एटम होते हैं। एटम सबसे छोटा कण होता है और 2 अगर एटम मिले तो वो एक तत्व बनते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। और देखिए इस बारे में और इसका डिटेल करते हैं। तो हमने इसके बारे में समस्थानिक इसका बताया था। तो समस्थानिक इसके कितने हैं, इसके समस्थानिक है 3, और एकमात्र ऐसा आइटम है जिसके समस्थानिकों का नाम अलग अलग है। देखिए इसके एक समस्थानिक का नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हमने बताया था कि तीनों को समझने का तरीका क्या था। जैसे प्रोटियम है, इसका होता है 1H1, 1H2 और 1H3। हमने बताया था कि यहाँ पे जो नीचे जो लिखेंगे हम लोग, इसके बाएं साइड या नीचे जो होगा वो होता है उसके प्रोटॉन की संख्या, और जो ऊपर होता है उसमें उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या को हम लोग बताया था, द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन,
इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो यही है तीनों में अंतर। और बात करें अगर ड्यूटेरियम की, तो इसी का उपयोग होता है भारी जल में। भारी जल हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन जब देखेंगे, तो वहाँ पे जो रिएक्टर बनते हैं उसमें भारी जल का ही प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। इसको DTU लिखते हैं। जैसे ये हो गया ड्यूटेरियम को, इसको D लिखते हैं, ट्रिटियम को T, प्रोटियम को P। ये हाइड्रोजन ही, जैसे प्रोटियम जो है वही हाइड्रोजन है, मेन हाइड्रोजन जो है H2O वाला वो प्रोटियम ही होता है। और अगर हम हाइड्रोजन गैस की विशेषता देखें तो ये रंगहीन है, गंधहीन है, गंध नहीं होता है, इसमें रंग भी इसका नहीं होता है, और इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन है। इसका ना कोई रंग है, ना कोई गंध है, ना कोई स्वाद है। पानी का भी आप लोग देखेंगे तो ना कोई स्वाद होता है, ना कोई गंध होता है, ना कोई रंग होता है। हालांकि जो उसमें गंध आता है वो उसमें मिले हुए अशुद्धि के कारण आता है। और इसका है ये सबसे पाला धातु होता है प्रेडिक्टेबल में। अगर पाला धातु है तो इसका घनत्व तो सबसे कम है। घनत्व तो कम इसलिए भी है क्योंकि देखिए इसका अगर जो लोग नाभिक की बात करें तो नाभिक में बस केवल एक प्रोटॉन है। तो सबसे हल्का तत्व होता है ये, वायु से भी हल्का होता है, वायु से 1/4 हल्का होता है। इसी कारण ये सतह पर, पृथ्वी की सतह पर नहीं पाया जाता। ये जब पाया जाएगा तो ये वायुमंडल में ही पाया जाएगा, सतह पर ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि सतह से फिर ऊपर चला जाता है। आप लोग देखेंगे जो बैलून जो भरा जाता है उसमें हीलियम गैस भरा जाता है और वो बैलून ऊपर उठ जाता है इसी कारण। और देखिए हाइड्रोजन तो सतह पर होगा नहीं, तो इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? तो हम लोग ने इसके पिछले वाले में ही देखा था, धातु में। धातु के साथ अगर हम लोग जब अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं, या धातु के साथ जब हम लोग जल की अभिक्रिया कराते हैं, तो ये लवण और H2 बनता है। तो इस प्रकार से हमें H2 की प्राप्ति होती है। ये एक उदासीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि धातु क्षार हो गया और यहाँ पे जल की जगह पर अम्ल का भी प्रयोग होता है। ठीक है, बात करें इसकी तो ये ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील है, ज्वलनशील है। ज्वलनशील क्यों है? देखिए हमने बताया था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और इसी से सूर्य की ऊर्जा आती है। अभी हाइड्रोजन का बहुत सारा प्रयोग है। भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी चालू किया है। जब हम लोग देखेंगे ऊर्जा के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन मिशन के बारे में डिटेल में। हाइड्रोजन मिशन में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके फिर उसको मिला के और उससे H2O और ऊर्जा निकलेगा। तो ये वहाँ का टॉपिक है, वहाँ देखेंगे इसको। तो बात करें अगर इसका प्रयोग क्या क्या है, इसके कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो इसको उपयोग है ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च में। देखिए ये टॉर्च का क्या काम है, जो धातु जिससे काटते हैं वो इसी टॉर्च से काटते हैं। ऑक्सी का ही हाइड्रोजन टॉर्च होता है। मैंने बताया कि सेल में यानी बैटरी में, ईंधन सेल में इसका प्रयोग होता है। इससे ऊर्जा बनती है, विद्युत ऊर्जा। जो रॉकेट का इंजन होता है, रॉकेट का इंजन, इसमें द्रवित हाइड्रोजन होता है। देखिए रॉकेट का इंजन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रॉकेट का इंजन सॉलिड, एक लिक्विड और एक होता है क्रायोजेनिक इंजन। ये हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। जब पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। और फिर आगे अगर जब रैमजेट इंजन बनेगा तो इसमें से जो ऑक्सीजन है वो बाहर से लेना है, हाइड्रोजन उसमें भरा जाएगा। तो ये वहाँ का टॉपिक है। यहीं मतलब हम बस आपको एग्जाम्पल के बता दी, क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन का ही प्रयोग होता है। और 3 प्रकार के इंजन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। 3 प्रकार के फ्यूल होते हैं उसमें। जो GSLV है उसमें क्रायोजेनिक का ही प्रयोग हुआ है, क्रायोजेनिक और लिक्विड का ही। एक चरण में लिक्विड है, एक चरण में क्रायोजेनिक है और 2 जो उसके बूस्टर मोटर है उसमें सॉलिड है। तो ये वहाँ का टॉपिक है, वहीं इसको अच्छे से समझेंगे। अभी इसको आगे बढ़ते हैं फिर और देख लेते हैं इसका प्रयोग क्या है। देखिए तो हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनता है। अब देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट। जब हम लोग पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे
बायोलॉजी में वहाँ पे इसको समझना है। क्या होता है कि जो वनस्पतिक तेल होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसको ज़्यादा दिन रखने के लिए उसको हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बना दिया जाता है और इससे ट्रांस फैट बढ़ता है। ये खराब होता है लेकिन फिर भी इसी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका प्रयोग। और हाइपर विधि से अमोनिया का निर्माण हम लोगों ने देखा था अभी। तो ये हो गया हाइड्रोजन का प्रयोग। बात करो हाइड्रोजन का क्या होता है, एक होता है H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड। देखिए ये क्या होता है, ये हल्का नीला रंग का हो जाता है और इसका नाम है ऑक्सीजनेशन वाटर, भी इसका नाम है। तो ये क्या होता है कि ऑक्सीकारक होता है, तो इसको ऑक्सीकारक के रूप में व्यंजन के भांति भी उपयोग करते हैं। अगर किसी का घाव धोना होता है या कपड़ा का धब्बा साफ करना होता है तो इसी से करते हैं। तो इसका प्रयोग हो गया हाइड्रोजन का। H2O में भी होता है, पानी में D2O में भी होता है। ड्यूटेरियम का हम लोग प्रयोग करते हैं जब भारी जल के रूप में नभिकीय ऊर्जा में। तो ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में जितना हमें जानना था। और भारी जल क्या है हम लोग अभी देख लेते हैं जब जल करेंगे तो। ये हो गया हाइड्रोजन। और इसके बाद अब हम लोग जल देख लेते हैं कि जल क्या है, जल का उपयोग क्या है, जल कैसे होता है। और उसके बाद फिर हम लोग अन्य धातु देखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं फिर। चलिए हाइड्रोजन को हम लोग समझ लिया, डिटेल में समझ लिया काफ़ी। उतना से ज़्यादा क्वेश्चन हाइड्रोजन के बारे में नहीं आएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। हमने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया है किसी भी टॉपिक को वो काफ़ी डिटेल में, उससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। अगर आप लोग चेक करना है तो आप लोग इसके नोट्स को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना के देख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। तो देखिए जल यानी कि H2O, अगर इसका नाम बताएं तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड। अगर ऐसा सवाल है कि हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड किसे कहते हैं तो वो जल को कहते हैं। हमने जल क्यों लिया, जल एक यौगिक है। यौगिक का हम लोगों ने बताया था कि यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए प्रकार के तत्व का निर्माण करें जिसकी विशेषता उसके पुराने तत्वों से अलग हो तो उसको यौगिक बोलते हैं। तो जल एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन ये एक तरल बन गया तो ये हो गया। तो चलिए जल की विशेषता थोड़ा वो देख लेते हैं। इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सर्वाधिक होती है। देखते हैं कोई भी गर्म चीज़ होती है तो उसको जल में ही डाल देते हैं उसको ठंडा करने के लिए, इसकी ऊष्माधारिता ज़्यादा होती है। अगर बात करें समुद्र के जल, अगर कोई व्यक्ति समुद्र किनारे रहता है तो वहाँ पर गर्मी कम लगता है और ठंडा भी कम लगता है, इसी कारण जियोग्राफी में इसको समझेंगे। चलिए और देखते हैं इसको। ये तीनों अवस्था में होता है, द्रव, ठोस और गैस। द्रव अवस्था में जो जल होता है, ठोस अवस्था में बर्फ और गैस अवस्था में भाप, तो ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसका। ये एक विलायक है और ये सार्वभौमिक विलायक है, ये किसी भी चीज़ को अपने में घुला सकता है। किसी भी, ये जो ऐसा यौगिक है जो किसी भी चीज़ को घुला सकता है। ऐसा इसलिए घुला पाता है क्योंकि ये जो जल है वो द्विध्रुवी आघूर्ण अधिक होता है इसमें, इसी कारण। तो ये पढ़े नहीं, बस यही है कि सार्वभौमिक विलायक है जल। ठीक है, अब देखिए जल के प्रकार देख लेते हैं। तीन प्रकार ऐसे, जैसे भारी जल होता है, एक कठोर जल होता है और एक अशुद्ध जल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारी जल। हमने भी बताया था भारी जल पीछे ही। भारी जल किसको कहते हैं, देखिए भारी जल यानी कि D2O यानी कि डी यहाँ पे कौन सा है, ड्यूटेरियम है। ठीक है, 1932 में इसको यूरेनिक हो जाता है। तो ये D2A ही है, जैसे H2O बनता है वैसे ये भी बनता है, लेकिन इसकी जो अभिक्रिया दर है वो स्लो होती है और इसका जो अणु भार होगा वो 20 होगा, क्योंकि D का 2 हो गया, तो 2 2 4 और इसका 16 20। और अगर बात करें H2O के अणु भार तो वो है 18। ठीक है,
देखते हैं। इसका प्रयोग हमने बताया था कि मंदक के रूप में होता है, जहाँ नाभिकीय जो खंडन जो होता है, नाभिकीय खंडन जहाँ होता है, जहाँ से बिजली बनती है, वहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में इसका मंदक के रूप में प्रयोग होता है। और बात करें कि तो जो नॉर्मल जो जल होता है उसमें 140 से 150 ppm हमेशा D2O होता है। तो ये पढ़ नहीं, बस यही है कि ये 1932 में यूरेनिक हो जाता है। इसका अगर पूछे परमाणु भार कितना होगा, 20 होगा, और ये ड्यूटेरियम से बना होता है। बात करें, एक हो गया ये भारी जल, बात करें दूसरे, ये है कठोर जल। और कठोर जल क्या है, देखिए सिंपल सा है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं है कि जो कठोर जल है वो हो जाता है जैसे जल में अगर ज़्यादा लवण घुल जाए, जल में लवण अगर घुल जाए तो उसी को बोलते हैं कठोर जल। और अगर जब ज़्यादा लवण हो जाता है जल में, तो इसमें अगर हम लोग साबुन मिलाए तो वो झाग नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें ये कठोर जल है। कठोर जल मतलब कि उसमें ज़्यादा मैग्नीशियम या कैल्शियम ऐसे लवण वाला जो भी होता है वो इसमें मिल जाए। तो कठोरता भी देखिए 2 प्रकार की होती है। ऐसे इस पे सवाल आते हैं, कठोरता 2 प्रकार की, तो इसको कैसे निकालते हैं। तो एक कठोरता होता है अस्थायी, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट मिला रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट मिला रहता है। तो इसको जो होता है वो ये अस्थायी है, इसको निकालना बहुत आसान होता है। इसको हम लोग बस उबाल देंगे या बुझा हुआ चूना से वो मिला के इसको हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर क्लार्क विधि से निकाल सकते हैं। ये विधि लिख लीजिए, क्लार्क विधि इसको बोलते हैं। तो क्लार्क विधि से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, या फिर बुझा हुआ चूना भी मिला के भी अलग कर सकते हैं, या फिर बात करें उबाल के भी कर सकते हैं। ये अस्थायी आसानी से निकल जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है अस्थायी कठोरता है, यह इम्पोर्टेंट है, इसको निकालना मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही सल्फेट मिला होता है, सल्फेट, या फिर क्लोराइड होता है इसमें, क्लोरीन का सल्फेट क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोराइड या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट होता है इसमें, क्लोराइड। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसमें होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, और इसमें होगा कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट मिला रहेगा। बात करें अगर इसको हम लोग करें तो इसको हम लोग उबालने से नहीं ठीक कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम लोग करना पड़ेगा परम्यूटिक विधि, परम्यूटिक विधि द्वारा इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। इसी विधि को हम लोग कहते हैं जियोलाइट, यानी कि जियोलाइट विधि या परम्यूटिक विधि से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। और एक विधि होता है, एक तो हो गया परम्यूटिक विधि, और एक होता है काल्गन विधि, काल्गन विधि। तो ये दोनों विधि से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। यह बात करें अगर हम लोग दोनों अगर और इनको दोनों को अगर एक साथ अगर हम लोग करना होगा तो दोनों को अलग करने का एक विधि होता है जिस दोनों को अलग कर सकते हैं, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम लोग मिला दें, या फिर पराबैंगनी विधि, यूवी रेज वाला विधि जो घर में यूज होता है, घर में जिसको हम लोग यूज करते हैं पानी पीने के लिए, उसमें यूवी रेज वाला ही पराबैंगनी विधि से ही ज़्यादातर होता है। हालांकि जो पानी आता है आपके घर में उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है उसको साफ़ करने के लिए। जो भी क्लोरीन मिलाने से जो भी उसमें कीटाणु होते हैं जल में वो सारे मर जाते हैं, इसीलिए उसका रंग देखिएगा उजला उजला रंग दिखता है, वो उजला उजला रंग क्लोरीन के कारण ही है। तो ये हो गया अलग करने की विधि। तो देखिए समझिए, कठोर जल यानी कि जल में लवण मिला हुआ होना चाहिए, और अगर जल में लवण मिल जाता है तो जो साबुन अगर हम लोग इसमें डालेंगे तो उससे जल्दी से झाग नहीं बनाएगा। कठोरता 2 प्रकार की, एक अस्थायी कठोरता है, अस्थायी कठोरता यानी कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो। अस्थायी तो इसको आसानी से हटा सकते हैं, उबाल के भी हटा सकते हैं या क्लार्क विधि से हटा सकते हैं। अगर अस्थायी कठोरता है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट होता है या क्लोराइड होता है, उसमें मिला रहता है। इसको परम्यूटिक विधि और काल्गन विधि से हटा सकते हैं। या फिर अगर दोनों को अगर करना है एक साथ तो Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर
यूवी रेज वाला विधि से हटा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जल। और एक और जल का हमने प्रकार बताया था, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल इसका मतलब है डिस्टिल्ड वाटर। ये क्या है? 3 प्रकार के जल, एक तो हो गया, चौथा 4 प्रकार का मान लीजिए। एक जो ये जल हो गया, ये नॉर्मल वाला जल जो हम लोग पीते हैं। दूसरा जल हो गया भारी जल, जिसमें ड्यूटेरियम और कठोर जल जिसमें लवण मिला हुआ है। और अशुद्ध जल जो होता है वो जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप, इसका देखिए मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इसमें तो कुछ भी गंदगी नहीं मिला हुआ है, या कोई भी कैल्शियम मैग्नीशियम कुछ नहीं मिला हुआ है, कोई भी इसमें मिनरल्स नहीं है। ये 0 ppm होता है। ppm का मतलब होता है पार्टिकल पर मिलियन होता है। इसमें कुछ नहीं मिला होता है। जैसे जो नॉर्मल जल होता है उसमें 300 से 600 ppm होता है। ppm यानी कि पार्टिकल पर मिलियन। पार्टिकल पर मिलियन, पार्टिकल वहीं जब खनिज होते हैं, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब खनिज होते हैं, वो मिला होता है। ये जो पानी है इसको हम लोग पी नहीं सकते, मतलब पी सकते हैं लेकिन पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम लोग पानी पीते हैं उसमें खनिज जरूरी होना चाहिए। इसीलिए सरकार जो RO का पानी जो बोतल वाला आता है उसमें क्या होता है कि RO मतलब हम लोग ऑस्मोसिस देखा था, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में ये सारे जो ppm होते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है, फिर वो अलग से मिनरल मिलाया जाता है। तो RO वाले क्या करते हैं, ख़त्म तो कर देते हैं अर्धपारगम में झिल्ली से, लेकिन हमने बताया था RO में अर्धपारगम में झिल्ली होता है, उससे कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ जाता है पानी। तो ख़त्म तो कर देते हैं लेकिन उसमें फिर मिनरल्स को नहीं मिलाते हैं। तो ये चीज़ है। बात करें इसको तो ये 0 ppm है। ये विद्युत का कुचालक होगा। विद्युत का सुचालक सबसे ज़्यादा सुचालक होता है लवणीय पानी, जिसमें नमकीन पानी जो होता है सबसे ज़्यादा सुचालक होता है। और अगर 0 ppm में अशुद्ध जल पूछे, ये कुचालक। आपने देखा कि पानी तो सुचालक होता है, पानी में बिजली आ जाने से करंट तो लगती है, लेकिन ये वाला अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। जो बारिश का जल होता है वो यहीं होता है, लेकिन रास्ते में जब आता है ऊपर से पानी और वायुमंडल में जो भी मिनरल्स होते हैं उससे मिल कर फिर ये नॉर्मल जल बन जाता है। बात करें इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं आसवन विधि से। आसवन विधि द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। आसवन विधि यही होता है, द्रव को कैसे शुद्ध किया जाता है उसको वाष्पन विधि मतलब द्रव को शुद्ध करने की विधि। इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग द्रव को वाष्प कर लेंगे, वाष्प करके फिर उसको संघनन करेंगे, जैसे बारिश होता है। और जब वाष्प करेंगे तो उसमें से नमक अलग हो जाएगा और वाष्प अलग हो जाएगा। वाष्प को फिर वापस हम लोग संघनन कर देंगे, संघनन करके वापस पानी बना लेंगे और नमक इससे अलग हो जाएगा, लवण अलग होगा। इसमें कोई ppm नहीं, एकदम शुद्ध पानी है। तो इसको कैसे हम लोग बात करते हैं, तो ये हो गया। तो मतलब इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है ना, आसवन विधि 2 प्रकार का ये विधि होता है। एक होता है प्रभाजी आसवन, यहीं पे देख लीजिए आप लोग। ये आसवन विधि, आसवन विधि में बस अगर 2 तत्व हो, एक हो गया मतलब पानी और इसमें एक नमक है, तो दोनों का जो क्वथनांक है, क्वथनांक यानी कि उबलना, उबल के ये गैस बन जाए, तो दोनों का गैस बनने का दर अलग अलग है। तो ये पानी जल्दी गैस हो जाता है, तो इसमें होता है आसवन विधि का प्रयोग। लेकिन प्रभाजी आसवन में क्या होता है, जो 2 तत्व हैं उनका क्वथनांक अलग नहीं है, एकदम सेम है। जैसे पेट्रोलियम है, उसमें अगर कोई विधि होता है पेट्रोलियम जैसे हम लोग अलग करते हैं, पेट्रोलियम से ही केरोसिन डीजल जो भी है सब पेट्रोलियम ही है। और उसको ज़्यादा अगर हम लोग शुद्ध करते जाएँ तो उसमें से फिर रॉकेट का इंजन बन जाता है। रॉकेट का इंजन नहीं, एरोप्लेन का इंजन बनता है। रॉकेट का इंजन तो अलग होता है, उसमें HTP BUT MH वो वहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। तो यही पेट्रोलियम से ही बनता है। जो भी आप लोग वैक्स लगाते हैं या जो भी आप लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं, ज़्यादातर वहीं होता है। जो वैसलीन होता है वो वहीं होता है, पेट्रोलियम जल ही होता है। तो ये हो गया जल के बारे में। इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल देख लिए हैं, इससे ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग करते हैं एक नए टॉपिक को, नए टॉपिक नहीं, एक नए तत्व के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग केवल बस इम्पोर्टेंट ही तत्वों को देखेंगे, सारे तत्वों को देखना संभव नहीं है। तो हम लोग ले लेते हैं एक नया तत्व सोडियम।
इसका होता है पीरियोडिक टेबल पे 11th। और अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो होता है 2821। ये एक अधातु है और क्षारीय धातु होगा क्योंकि 1 है तो ये S वाले में ब्लॉक में आ जाता है। तो देखिए इसका क्या है, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करता है क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, हमने बताया था कि जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा अभिक्रिया करेगा। संयोजकता में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये बहुत ज़्यादा करता है अभिक्रिया। इसी कारण हमने अभी पिछले में देखा था कि इसको हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लग जाता है। और सोडियम जल से भी हल्का होता है क्योंकि जल का हमने अभी लिखा था 18 होता है। ठीक है, बात करें इसमें और कि अगर सोडियम को हम लोग जलाएं तो इससे पीली ज्वाला निकलती है, पीली ज्वाला निकलती है। ये सब इसके फैक्ट है, ये सब बस ऐसे ही याद करना है। सोडियम मास्क लैंप भी बनता है, इससे स्ट्रीट लाइट में इसी का प्रयोग होता है, सोडियम का ही स्ट्रीट लाइट में। इसमें क्या होता है कि जो इसका वाष्प होता है, जो वाष्प से जो लाइट निकलता है वो एक सीधा होता है, इसीलिए स्ट्रीट लाइट में इसी का प्रयोग होता है। पीला रंग का जो लाइट होता है स्ट्रीट लाइट में, या फिर जो हम लोग देखते हैं बाइक में भी पहले पीला रंग का जो लाइट आता था वो उसमें सोडियम ही भरा रहता है। और इसका निष्कर्षण होता है कास्टनर विधि और डाउन विधि से। सोडियम जो हम लोग निकालते हैं कास्टनर या डाउन विधि से सोडियम को निकालते हैं। आगे देखते हैं सोडियम से ही जो यौगिक बनते हैं, इम्पोर्टेंट वही है हमारे लिए, तो ठीक है। पीली ज्वाला निकलती है, स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग होता है और कास्टनर और डाउन विधि से इसको निकालते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसका यौगिक। देखिए इसमें कौन कौन से यौगिक इससे बनते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक हम लोग खाते हैं। दूसरा होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा में होता है NaOH। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्षारीय होता है क्योंकि OH भी क्षारीय है और Na भी क्षारीय है। बात करें सोडा एस या धोने वाला सोडा, इसी को धोने वाला सोडा बोलते हैं। ये होता है Na2CO3। आप लोग इसको ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए। एक होता है खाने वाला सोडा जो होता है NaHCO3। बात करें हाइपो होता है, हाइपो को बोलते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट। इसको हम लोग लिखते हैं Na2S2O3। ये होता है हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट। ये हो गया इसको सोडियम के बारे में। तो कास्टिक सोडा यही है, खाने वाला सोडा हो गया या फिर धोने वाला सोडा, ये सब यही वाला सोडा हो गया। और सोडियम कार्बोनेट हम लोग ने देखा ही था। सोडियम कार्बोनेट का जो यूज होता है वो अभी देखा था, इससे पहले सोडियम कार्बोनेट का कठोरता को कम करने के लिए होता है। तो सोडियम कार्बोनेट यही है, सोडा इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। और हाइपो का जो उपयोग होता है वो एंटीक्लोर के रूप में उपयोग होता है। जैसे जो भी विरंजित जो कपड़ा होता है, जो रंगीन कपड़ा होता है, उसमें से क्लोरीन हटाने में हाइपो का प्रयोग होता है। ये होगा सोडियम के बारे में, बस इतना ही देखना है। या फिर इसका हाइपो का ही प्रयोग होता है फोटोग्राफी में भी, फोटोग्राफी को साफ करने के लिए। ये हो गया सोडियम। चलिए एक और देख लेते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। इसका होता है परमाणु संख्या 3, सबसे हल्की धातु। इसका भी होगा विन्यास 2-1, यानी कि बाहरी कक्षा में 1 है तो यह अभिक्रियाशील ही होगा ज़्यादातर। और सारी में समूह 1 में आएगा और 2 में आएगा यह। इसका एक और है कि ये सफ़ेद होता है और इसको चाकू से काट सकते हैं, ये ऐसा धातु है। अन्य धातु को हम लोग चाकू से नहीं काट सकते। अगर लोहा होगा तो लोहा को चाकू से काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुलायम होता है, इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 है, तो इसी के चलते इसको हम लोग किसी तेल में, किसी खनिज तेल में, जैसे इसको हम लोग किरासन में डुबो कर रखते हैं, तो इसको हम लोग किरासन में डुबो कर रखते हैं।
और इसके पता ही है लिथियम आयन बैटरी, जो हम लोग के मोबाइल में जो बैटरी है उसी में इसका प्रयोग होता है बैटरी वगैरह बनाने में। और इसको मिश्र धातु बनाते हैं, एल्युमिनियम सबसे मिला के मिश्र धातु बनाते हैं, क्योंकि हल्का होता है तो इसलिए इसका हो जाता है उपयोग। एसी में भी इसका उपयोग होता है, हल्का होता है ना धातु ये, तो इसका उपयोग ज़्यादा है किसी चीज़ को हल्का बनाने में। जैसे एल्युमिनियम भी हल्का होता है तो एल्युमिनियम के रैंक बनते हैं। तो यही सब हो गया इसके बारे में। बात करें हम लोग मैग्नीशियम की, तीसरा धातु देख लेते हैं मैग्नीशियम, Mg। इसका होता है 12, और 12 को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 2, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी अभिक्रियाशील ही होगा। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका पहला फैक्ट तो यही है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, इसका जो होता है वो ज़्यादातर मैग्नीशियम सिलिकेट समुद्र तल में पाया जाता है। अगर हम लोग देखें तो मैग्नीशियम जो सतह जो हमने जब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स जियोग्राफी, तो उसमें सियाल, सीमा और निफे, तो सबसे ऊपरी परत होता है ये मध्य परत, ये तो ये सीमा होता है। यहीं से मैग्नीशियम समुद्र तल में नीचे से निकलते रहता है, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है वहाँ पर जुड़ के। और जो यहीं है, अगर इसको हम लोग जलाएं मैग्नीशियम को, जैसे इसको जलाते हैं तो पीली ज्वाला निकलती है, इसको जलाएं तो इससे चमकीली रोशनी निकलती है। आप लोग देखें होंगे जब पटाखा आप लोग जलाते हैं तो उसमें जो चमकीली रोशनी निकलती है वो मैग्नीशियम के चलते ही निकलती है। तो आप लोग ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, मैग्नीशियम की जो रंग होता है वो चमकीला होता है, इसलिए पटाखों में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया मैग्नीशियम के बारे में। और मैग्नीशियम के बारे में अगर हम लोग देखें तो यही है जी, जहाँ भी रंगीन चीज़ का प्रयोग होगा वहाँ पर मैग्नीशियम ही होगा। मैग्नीशियम जो जलता है तो चमकीला जलता है। बात करें कैल्शियम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। दो 8 10 8 18 2, तो इसका हो जाएगा 2 8 8 2 है इसके बारे कक्षा में भी, ये भी ज़्यादा ही होगा। यह भी क्षारीय मृदा धातु होता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 है, तो यानी कि ये आवर्त में दूसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, ये 1 और 2, तो ये दूसरे स्थान पर आएगा। ऐसे डब्बा हमने बनाया था इसमें पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें आएगा। तो हमने बताया था ये क्षारीय धातु होता है, ये क्षारीय मृदा धातु होता है, तो इसी में आएगा। जो मोती पाया जाता है उसमें यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है 85%, बाकी 2-4% जल होता है, फिर बाकी उसमें प्रोटीन होता है। और इसका उपयोग बहुत सारा इसका उपयोग है, जैसे अगर जो निर्वात नालिका बनाते हैं उसमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बात करें और इसका प्रयोग, देखिए सबसे पहला प्रयोग है चूना। चूना का होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चूना। एक होता है बुझा हुआ चूना, बुझा चूना CaOH2, CaOH2 हो गया, ये बुझा हुआ चूना हो गया। बात करें जिप्सम की, ये सब आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा सारा चीज़। जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रोक्साइड, ये होता है CaSO4 × 2H2O, ये हो गया जिप्सम CaSO4 2H2O। बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो इसमें होता है CaSO4 ½ ये चारों आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा। जिप्सम का CaSO4 2H2 होगा, इसका ये हो गया। तो जो चाक होता है, संगमरमर होता है, ये सब में कैल्शियम ही होता है, यहीं से होता है उसमें भी। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ये बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चीनी में इसी को प्रयोग किया जाता है, इसीलिए चीनी का रंग उजला होता है इसी के चलते। और भवन निर्माण, कांच निर्माण, इस सब में इसी का प्रयोग होता है। जैसे जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जो आप लोग देखते होंगे घरों में उजला उजला जो छत पे लगा रहता है, तो वो इसी से बनता है। या फिर जो आदमी का जब किया जाता है, प्लस्तर किया जाता है, वो इसी से किया जाता है। इसको पानी से मिला देने के बाद ये कठोर हो जाता है, पानी सूखता है तो इसका।
सीमेंट में भी इसी का उपयोग होता है, जैसे पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्टलैंड सीमेंट का यूज होता है तो इसमें यही होता है। सीमेंट के कई प्रकार होते हैं, जैसे बेलाइट होता है तो उसमें 2CaO SiO4, ये पटने ज़्यादा हो जाएगा। बात करें अगले तत्व की तो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम लोग देख लेते हैं। ये सफ़ेद रंग का होता है, चमकदार होता है, आप लोग देखा ही होगा। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 13। बात करें 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 283, यानी कि इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा ही। 1 2 3 4 वाले देते हैं, 5 6 7 वाले देते हैं, ठीक हो गया। बात करें इसको हम लोग जो निकालते हैं बेयर विधि से, हाल विधि से, हुक विधि से, हमने अभी पीछे देखा था। इसका यौगिक देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिटकरी। फिटकरी इसका यौगिक है। इसका क्या होता है, पोटेशियम भी होता है फिटकरी में, K2SO4Al2SO4 और 24H2O। इतना याद नहीं करना, फिटकरी इसका यौगिक है, बस इतना याद करिए। और फिटकरी जो होता है इसका उपयोग होता है जल में जो विलयन होता है, अम्लीय विलयन, उसको कम करने के लिए होता है, जल को साफ करने के लिए किया जाता है। बात करें इसकी मिश्र धातु की तो हम लोगों ने देख लिया था, मैग्नीशियम, ड्यूरेलियम, एल्युमिनियम, ब्रांज। वही मिश्र धातु हम लोगों ने देखा था एल्युमिनियम से क्या क्या बनता है, और देख ले। और एक नया को लेते हैं तो हम लोग ले लेते हैं सिलिकॉन को। सिलिकॉन क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चलिए सिलिकॉन को देख लेते हैं, क्योंकि एक उप धातु है और इसका उपयोग होता है आजकल बहुत ज़्यादा। जो सिलिकॉन के जो चिप बनते हैं आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में रहता है। तो एक उप धातु कहलाता है। इसमें क्या होता है कि अर्धचालक होता है और इसमें जो चालकता होती है वो कोटरों से होती है। उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, जब गर्म होता है तो वो छेद बड़ा हो जाता है और उससे धारा तेज़ी से निकलने लगती है, इसीलिए इसका उपयोग होता है। अगर मोबाइल जब गर्म होगा तो उसमें अगर सिलिकॉन लगा रहेगा तो उसको गर्म नहीं होने देगा। ये जो है वो रेत में, क्वार्ट्ज में सब पाया जाता है। हमने देखा था कि अगर पृथ्वी की भूपट्टी की बात करें तो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन ही सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम होता है पृथ्वी की भूपट्टी में। सिलिकॉन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। पूरी की पूरी नदी इसके चलते ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिलिका या रेत में होता है। जैसे सिलिका, अगर रेत की बात करते हैं SiO2 होता है इसका, इसी से हम लोग इसको निकालते हैं। यही इसका अयस्क है, आप चयन कराते हैं या फिर जन शोधन विधि से, सब विधि से निकालते हैं। ट्रांजिस्टर में, सोलर पैनल में, सब जगह ये लगा रहता है। बात करें इसकी यौगिक की तो वो है कार्बोरेंडम। इसका यौगिक है SiC। इस तरह को सिलिकॉन कार्बाइड भी कहते हैं। तो यही हीरा जैसा होता है, चमकदार बहुत ज़्यादा होता है, रंगीन होता है। बात करें इसका एक और यौगिक तो है कांच जो हम लोग यूज करते हैं वो भी सिलिका सैंड से ही बनता है। तो यही है, सिलिका सैंड से ही बनता है। या सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, इसी से ये बनता है। ये मिश्रण ही है, यौगिक नहीं है इसका। तो ये हो गया। कांच बनाने के लिए नीलीकरण प्रक्रिया या फिर क्विंचीकरण, इस सब प्रक्रिया से इसको बनाते हैं। चलिए रहने देते। कांच में भी होता है मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, सब फिजिक्स में देखेंगे। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि जब प्रकाश आता है तो ऐसे घूम जाता है, अपना पथ परिवर्तन कर देता है, उसी का अपवर्तनांक बोलते हैं। फिजिक्स का है, उसमें अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो ये हुआ कांच के बारे में। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन देख लेते हैं। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन को आप लोग जानते हैं, इसका 8 होता है। वायुमंडल में 20.29% ही होता है ऑक्सीजन, जिसको 21% हम लोग कहते हैं। बात करें तो भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में ही पाई जाती है। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। इसका होता है जैसे गैस बनाने के लिए O2 होता है, और O3 जो होता है वो ओजोन होता है।
यही हम लोग को यूवी रेज से बचाता है। और यही पृथ्वी के जो क्षोभ मंडल में अगर ये बन जाए तो फिर पृथ्वी को गर्म करता है। ये ग्रीन हाउस गैस भी है और समताप मंडल में तो यूवी रेज से ही बचाता है। तो यही है। सल्फर वगैरह और कुछ देख रहे थे, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो ये सब हो गया ये चैप्टर कंप्लीट, इसमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर को बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे। और चैप्टर हम लोगों ने लोहा के बारे में तो इससे पहले ही देख लिया था, लोहा स्टील के बारे में क्या होता है। तो हम लोग जब अगला जो चैप्टर चालू करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो है कार्बन और उसके यौगिक। और उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा पूरा केमिस्ट्री। एक चैप्टर रह जाता है इसमें, वो होता है रेडियो सक्रियता। तो वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, जब न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पर रेडियो सक्रियता डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है और वहीं पे ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में अगर समय मिला तो बना देंगे रेडियो सक्रियता।